आज के सेशन में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, मेरे पूर्व का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारणी के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में, उसके हल की प्रकृति, हल की संख्या, समीकरण का नाम, ग्राफीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण के आधार पर समीकरण का क्या नाम होता है मैंने बता दिया है। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में लिखते हैं और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म ये बना है। देखो, इसमें क्या है कि x का जो गुणांक है यहाँ पर ये a1 का मान है और यहाँ दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 का मान है। मतलब a1 a2 क्या है? x का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। अब यहाँ से y का गुणांक अब जब देखेंगे यहाँ b1 है और यहाँ दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 है और लास्ट जो है c1 और c2 है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम a1 बटे a2 का मान उठाते हैं और यहाँ से हम b1 बटे b2 का मान उठाते हैं, ये याद रखना है कि मान जो उठेगा वहाँ से वो चिन्ह सहित लेकर के आएगा और यहाँ से हम c1 और c2 का मान निकालते हैं। तो इस मान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान, तब हमें इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल का प्रकृति का पता चलता है। और जिस कंडीशन में ये a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 रहता है, ठीक है, उसी के आधार पर हल की प्रकृति का पता चलेगा। तो अगर पहला केस मैंने बताया था कि अगर a1 बटे a2 का मान यहाँ से इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है, तो ये पहला केस हुआ। तो यहाँ पर हल जो होता है वह एक अद्वितीय हल होता है। मतलब ये होगा कि जिस समीकरण का मान जो है ये a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के शर्त का पालन करेगा, जो समीकरण युग्म, उसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। इसका क्या हो जाएगा? एक अद्वितीय हल होगा। इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसका जो पहला शर्त बना है, एक अद्वितीय हल का मतलब हल की संख्या 1 हो जाएगा। और पहला शर्त में क्या होता है कि इसका जो समीकरण का जो नाम होता है, सारणी में देखो तो उसमें मैंने बता दिया है कि इसके समीकरण का नाम संगत समीकरण होता है। चूँकि संगत समीकरण का परिभाषा ही होता है जिस समीकरण निकाय का एक और अनेक हल होता है। ये दोनों कंडीशन में क्या होता है? संगत होता है। तो दूसरा केस मैंने बताया है कि अगर इसका विरोध किया गया है कि अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू, अगर ये बराबर हो जाए, तो पहले शर्त का यहाँ क्या हुआ? विरोध हुआ। तो फिर c1 बटे c2 इसका डिसीजन लेगा इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, सिर्फ चेक करके छोड़ देना है। फिर तीसरा कंडीशन होता है, यहाँ पर फिर इज नॉट इक्वल टू का विरोध होगा। तो तीसरा केस हो जाएगा, अगर मेरा समीकरण युग्म में a1 बटे a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा, तो इस तरह के समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पर हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। तो ये जो कंडीशन तीसरा बना, तो यही तीन कंडीशन में तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रहना तय है। इसी तीन में से किसी एक कंडीशन में समीकरण युग्म रहता है। तो जब पहला कंडीशन में रहेगा तो उसका एक अद्वितीय हल, दूसरा कंडीशन में रहेगा तो कोई हल नहीं, और तीसरा कंडीशन में रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल। अब यहाँ पर बात आता है कि समीकरण का नाम क्या होगा। तो हल के आधार पर जो नाम होगा, मैंने बताया है कि जब हल होगा सिर्फ एक हो या अनेक हल हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि यह समीकरण युग्म संगत है। और जब कोई हल नहीं होगा तो उस समय हम बोलेंगे कि यह समीकरण युग्म असंगत है। क्लियर हो गया? तो चलो, इसी तरह से जब हम चैप्टर में जाएंगे इसमें, तो हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि है वो चार विधियां हैं। ये याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितनी विधियों द्वारा हल किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चेंज हो जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने बीजीय विधि से हल किया जाता है। तो बीजीय विधि है 3। ठीक है, वहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि बीजीय विधि 3 है और एक विधि है ग्राफीय विधि। तो कुल मिलाकर 4 विधि है। तो हम लोग बीजीय विधि में अभी नहीं जा रहे हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज है जो अभी स्टार्ट होगा, 3.2 जो स्टार्ट होगा, वो तुम्हारा ग्राफीय विधि है। एक्सरसाइज 3.1 का भी वीडियो देख लेना। मैंने वहाँ पर क्या किया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्राप्त करके छोड़ दिया है और उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो जब हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाने के लिए सीख जाएंगे, तो आप वहाँ का भी ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। आओ हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज में आते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ये आपका बीजगणितीय निरूपण हुआ। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है, उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चूँकि ये शब्द समस्या है। देखो, शब्द समस्या के बारे में आपको कुछ जानकारी जरूर होना चाहिए कि शब्द समस्याओं में 3 पार्ट होता है। ठीक है, 3 स्थिति बनेगा। पहला केस जो बनेगा उससे एक समीकरण प्राप्त होगा, दूसरा स्थिति जो बनेगा उससे आपका दूसरा समीकरण प्राप्त होगा, और तीसरा जो पार्ट रहता है लगभग लास्ट में रहता है, वो आपका क्वेश्चन का पार्ट है कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ हम लास्ट में हम सबसे पढ़ते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ चूँकि 2 वेरिएबल में हम लोग चल रहे हैं, तो 2 वेरिएबल x और y मान लेते हैं। तो लड़के की संख्या को अगर हम x मान लें और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं, तो यहाँ से ही क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। और दोनों केस से 2 समीकरण प्राप्त करना है, वो आपका इक्वेशन सिस्टम हो जाएगा, समीकरण निकाय हो जाएगा, समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। अब उसको बाद कहाँ ले जाना है, उसको ग्राफ पर ले जाना है। ठीक है, दिखाते हैं तुमको। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मानेंगे कि माना कि कक्षा 10 का छात्र है ना, तो माना कि लड़के की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर
y। इसलिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न से डैश। अब ये पहला केस में है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्लास 10 में जो प्रतियोगिता में भाग लिया है वह 10 है। तो ये समझ में आना चाहिए कि लड़के और लड़कियों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हम लड़के और लड़की की संख्या को जोड़ लेते हैं, x + y = 10। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अगेन अब दूसरा केस स्टार्ट होगा। दूसरी स्थिति में है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या मैंने क्या माना है, y। तो y = x + 4। ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने समीकरण 2 इसलिए माना है, बहुत छात्र को लगेगा कि सर वेरिएबल लेफ्ट जाना चाहिए। हाँ जाता है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, चूँकि ग्राफीय विधि में y का एक काल्पनिक मान x के वेरिएबल के फॉर्म में रहना चाहिए। तो y का जो मान है x + 4 x के फॉर्म में चल रहा है, इसीलिए ग्राफीय विधि में यही मान चाहिए हमें, इसीलिए मैंने इसको समीकरण 2 लिख लिया है। और इसको बीजगणित निरूपण हो गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों समीकरण क्या है आपका, पहला समीकरण है x + y = 10 है, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है y = x + 4, इस इक्वेशन 2 समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 से y का मान निकालना है। मैंने बताया किसका मान निकालना चाहिए, y का। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ लेफ्ट में x है तो राइट चला जाएगा चिन्ह बदल करके, तो ये हो जाएगा 10 - x। यहाँ से हम एक सारणी लेते हैं और इस सारणी में कम से कम x और y का 2 मान कम से कम प्राप्त करना है। कम से कम 2 मान, अधिक से अधिक 3, 4, 5 जितना भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान रखना है और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चूँकि वर्ड प्रॉब्लम में शब्द समस्या में क्या होता है, x और y का कुछ भी मान नहीं रख सकते हैं, निगेटिव मान सब नहीं रख सकते हैं। अगर x और y निगेटिव के लायक होगा तो निगेटिव रख सकते हैं। चूँकि यहाँ लड़के और लड़की की संख्या है तो यहाँ निगेटिव में नहीं जाएगा, और दोनों लड़के और लड़कियों को मिला करके कुल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो सिर्फ लड़के को 10 से ज़्यादा नहीं मान सकते हो। इसका मतलब क्या मानना चाहिए, 10 से कोई कम मान ही मानना है इसमें। अगर हम x के मान को अगर हम 5 मान लेते हैं तो 10 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, तो ये y का मान 5 आ जाएगा। और अगर हम 3 मान लेते हैं तो 10 में 3 घटेगा तो ये 7 प्राप्त हो जाएगा। चलो अगला समीकरण में y का मान x के फॉर्म में है, तो ये अच्छा है, वही y का मान हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम एक सारणी दे देते हैं, इससे भी हम x और y का कम से कम 2 मान प्राप्त कर लेते हैं। x और y का कम से कम 2 मान। तो यहाँ पर x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 4 6 हो जाएगा y का मान। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 जोड़ 4 7 हो जाएगा। और देखो अगर सारणी में अगर तुमको मान कोई बराबर आ रहा है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या बनेगा, ये इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म xy बनेगा, तो ये 5 5 बनेगा, ये 3 7 बनेगा। और इस सारणी में xy कोऑर्डिनेट फॉर्म बनेगा 2 6 और 3 7 बनेगा। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में 3 7 दोनों में चल रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि यही आंसर है। जैसे ही सारणी में मान कोई बराबर आ जाए कोऑर्डिनेट का मान, तो इसका मतलब है वही x और y का आंसर आ जाएगा। उसी बिंदु पर ग्राफीय निरूपण से प्राप्त रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 5 लेकर के ग्राफ पेपर पर, चूँकि सारा वैल्यू पॉजिटिव है
तो मैंने ग्राफ को क्या किया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्स है। तो यहाँ कट रहा है मूल बिंदु ओ पर, है ना, ओरिजिन भी होता है और ये जीरो है। तो ये एक्स पॉजिटिव होता है और ये एक्स नेगेटिव होता है, और यहाँ से ऊपर जो होगा वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव होगा। मैंने नेगेटिव को कम रखा है चूँकि नेगेटिव मान मेरे पास नहीं है। चलो, इसमें मैंने एक्स पॉजिटिव को 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वाई को, है ना, और नीचे नेगेटिव और एक्स नेगेटिव को इधर रखा है। चलो, मैंने ग्राफीय निरूपण में एक्स तथा वाई एक्स को निर्देशित कर दिया है। इस तरह से आप निर्देशित करने के लिए जानते भी होंगे। अब देखो, पहला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 5 5, ठीक है। तो यहाँ देखो मूल बिंदु से चलते हैं 5 और y कहाँ जाएगा, 5 पर। y कहाँ चला जाएगा, 5 पर। तो 5 और 5 कहाँ जा रहा है, तो इस बिंदु पर जा रहा है। ये बिंदु आपका 5 और 5 का है। कोऑर्डिनेट फॉर्म में 5 5 लिख देंगे। और दूसरा बिंदु क्या है, 3 7। तो यहाँ मूल बिंदु से चलिए 3 और 7 यहाँ पर आ जाएगा। 3 और 7 का ये पॉइंट है, 3 और 7। अब यहाँ क्या करना है, इस दोनों बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींचना है। इस दोनों बिंदुओं से जाने वाली क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है। तो यहाँ पर हम स्केल रख करके दोनों बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। इस दोनों बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींचा जाएगा। चलो, ये हो गया। अब इस पर हम ये समीकरण के, इस पर देखो, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये याद रखना, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु पहला समीकरण x + y = 10 को क्या करेगा, संतुष्ट करता है। तो हम इस पर समीकरण को लिख देते हैं कि ये मेरा हो गया समीकरण x + y = 10। अब आपको यहाँ पर एक जानकारी रखना है कि अगर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा तो उसका ग्राफ जो बनता है एक सरल रेखा। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। लेकिन एक समीकरण होना चाहिए। जैसे ही समीकरण युग्म बनेगा, जोड़ा समीकरण बन जाएगा, तो वो जिस शर्त पर आएगा, मैंने जो कंडीशन बताया 3 शर्त है, उस शर्त बताएगा कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो यहाँ चलो, दूसरा जो समीकरण 2 का जो हमें कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है एक्स वाई का, उसका क्या मान है, 2 6। तो 2 6 क्या हो जाएगा, यहाँ मूल बिंदु से 2 और ऊपर चला जाएगा 6 पर। ये बिंदु हो गया आपका 2 और 6, 2 6 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा गया। और 3 7 3 7, 3 और 7 यही बिंदु रहा। तो ये दोनों बिंदु से होकर के जाने वाली एक रेखा खींचा जाएगा। इस दोनों बिंदु से जाने वाली जब हम रेखा खींचेंगे, तो यहाँ से देखो, इस बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा, ठीक। अब यहाँ से चूँकि स्केल से खींचना है ना, स्केल से हम इसको बढ़ाते हुए खींच लेंगे, ठीक है। और इसी रेखा पर क्या लिखना है, ये समीकरण लिख देना है। समीकरण क्या हो जाएगा, x y = x + 4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि दोनों ग्राफ से जो प्राप्त रेखा है, दोनों समीकरण से, ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 7 पर। तो यही तुमको लिखना है कारण बना करके, चूंकि ग्राफीय निरूपण से प्राप्त रेखाएं बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करता है,
प्रतिच्छेद करता है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 7। तो 3 जो हो जाएगा लड़के की संख्या और 7 जो होगा वो लड़कियों की संख्या। अतः लड़के की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ग्राफीय निरूपण से आपको लड़के तथा लड़कियों की संख्या निकल चुका है। चलो अगला सवाल है रोमन 2 है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, पहला केस है। और दूसरा केस है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ये दो केस हो गया। दोनों स्थिति से दो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और पूछा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x मानेंगे तथा एक कलम का मूल्य y। स्टार्ट करते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। इसलिए प्रश्न का पहला केस क्या है कि 5 पेंसिल 7 कलम, एक पेंसिल x रुपया तो 5 पेंसिल 5x, 7 कलम 7y हो जाएगा। और दोनों का मूल्य कुल मूल्य है 50, जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और अगेन दूसरा केस क्या बन रहा है, 7 पेंसिल 7x और 5 कलम 5y बराबर 46। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो बीजगणितीय निरूपण प्राप्त हुआ, लीनियर पेयर इक्वेशन है ना। तो ये चौरा जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसी को क्या करना है, ग्राफीय विधि से अब हमें पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें y का एक काल्पनिक मान ज्ञात करना है x के फॉर्म में, है ना। तो चलो इसको हम ग्राफ पर लाते हैं। तो समीकरण मेरे पास क्या चल रहा है कि 5x प्लस 7y बराबर 50 पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है कि 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर समीकरण 1 से y बराबर, y का मान x के फॉर्म में, तो y बराबर क्या होगा, y को छोड़कर बाकी सब टर्म क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, 50 और प्लस 5x क्या हो जाएगा माइनस, और बटे गुणांक जो है 7 क्या हो जाएगा बटे में। ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 2 से यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 2 से y बराबर 46 माइनस 7x और बटे गुना 5 है तो बटे 5। ठीक, दोनों तरफ हम एक सारणी के माध्यम से x और y का कम से कम 2 मान प्राप्त कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी दूसरे समीकरण से इसी तरह से सारणी बना करके x y का 2 मान प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ देखो x चूँकि बटे में 7 है, चूँकि होता क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या या तो 7 का गुणज ही होगा, 7 7 दूना 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35, यही होगा। अगर ये सब संख्या नहीं रहेगा 7 का गुणज तो ये अशांत आवर्ती में चला जाता है। इसलिए बहुत कम रेयर वैल्यू मिलेगा जो कि 7 से विभाजित होने वाला सेटिंग हो सकता है। तो यहाँ पर सोचना है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्या
कैसे प्राप्त होगा। तो देखो इसका मान अगर 7 लिख देंगे, अंश का मान जितना है ना उसको बराबर 7, तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो वही x का मान रखना है। अगर 7 नहीं कटेगा तो 7 दूना 14 रखना है, 7 21 रखना है, 7 चौक 28 रखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 मान x का रखते हैं तो 5 तिया 15, 50 में 15 घटेगा तो 35, 35 में 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बहुत रेयर है वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब दूसरा वैल्यू अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी मान आप रख सकते हैं। चूँकि देखो x और y क्या है, यहाँ पर पेंसिल और कलम का कीमत है। पेंसिल और कलम का कीमत क्या होता है, मतलब 3 4 5 6 7 इसी टाइप से बनेगा, कुछ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा। एक पेंसिल का कीमत 25 रुपया नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से हम x का कोई दूसरा मान ले लेते हैं। अगर हम 5 मान ले लेते हैं, ठीक है, तो 5 25, तो यहाँ 50 में अगर 25 घटेगा तो क्या बचेगा 25, 25 में 7 से हम भाग देंगे। 25 में कितना से भाग देंगे 7 से, तो 7 21, कितना बचा 4, 40 हुआ, 7 5 35, बचा 5, 50 हुआ, 7 49, 3.57। ठीक है, तो ये मान जो है देखो 3 और 5 जो निकल चुका है यही आपका आंसर में जाएगा। देखना कंप्लीट जो मान निकला है। अब यहाँ पर x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो ये मान क्या हो जाता है, तो 7 21, तो 46 में 21 घटेगा तो कितना बचेगा 35। ठीक है, 46 में कितना 7 21 घटा, 46 में 21 अगर घट जाता है 35 नहीं बचेगा, 46 में 21 घटेगा तो 25 बचेगा। अब 5 से भाग देंगे तो 25 25, यहाँ 5 हो जाएगा। क्लियर, चलो इसके बाद अब कोई मान देखो 3 और 5 मिल चुका है, इसका मतलब इसका आंसर 3 5 होगा। पेंसिल का कीमत 3 और कलम का कीमत 5 होगा। अब बात रहा कि दूसरा कोई मान, हम कोई भी मान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 मान रख लेते हैं तो 7 5 35, 46 में अगर 35 घट रहा है तो 11 बचेगा। 11 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना हो रहा है 2.2 हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई भी मान आएगा तो हम रख करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि मैंने x अक्ष खींचा है और ये y अक्ष खींचा है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। मैंने 1 2 3 4 -1 -2 और 1 2 3 4 धनात्मक और -1 -2 ऋणात्मक ऐसा लिया है, अक्ष निर्देशित करके रखा है। इसको तो आप बना सकते हैं। अब देखो 3 5 कहाँ है, मूल बिंदु से आओ, 3 और 5, एक बिंदु आपका ये हुआ 3 5 का, 3 5 का ये बिंदु आ गया और इस बिंदु को हम लिख देते हैं 3,5। अब दूसरा बिंदु क्या है 5 और 3.57, 5 देखो यहाँ से आएंगे 5, 3.57 तुम्हारा 3 हो गया, 3 के सामने है, और 0.57, 5 का मतलब हुआ 5 छोटे खंड। ठीक है, 5 छोटे खंड ये होगा, है ना। तो 5 छोटा खंड से थोड़ा सा आगे, फिर 6 छोटा खंड नहीं होगा, तो मेरा बिंदु कहाँ चला गया 5 के बाद 3.5 छोटा खंड, 1 2 3 4 5, 5 छोटा खंड के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर छोटा खंड नहीं लेना है, यही बिंदु हो गया आपका 5,3.57। अब इस दोनों बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींचा जाएगा, इस दोनों बिंदु से जाने वाली एक रेखा हम खींच लेंगे। ठीक है, एक रेखा हम खींच लेंगे इधर, है ना, स्केल से हम खींचेंगे, डायरेक्ट खींचा चला जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे समीकरण से क्या प्राप्त हुआ है 3 5, क्या प्राप्त हुआ है 3 5, तो 3 5 का बिंदु यही रहेगा। फिर 5 और 2.2 है, तो हम जाएंगे 5 और 2.2,
2 और 2.2 का मतलब 2 छोटे घर को लेना है। तो ये आपका हो गया 5 और 2.2। अब इस दोनों बिंदु से, एक बिंदु तो यही है, इस दोनों बिंदु से जाने वाली हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस रेखा को हम खींच देते हैं। इस दोनों बिंदु से जाने वाली एक रेखा, क्रॉस पॉइंट रहेगा 3 और 5 पर। ठीक है, ये रेखा खींचा चला जाएगा। तो हम इस पर क्या लिख देंगे, समीकरण को लिख देंगे। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण का यही रेखा है। तो पहला समीकरण क्या बना है, 5x + 7y = 50। हम इस रेखा पर लिखेंगे कि 5x + 7y = 50। और इस रेखा का समीकरण क्या है, 7x + 5y। इस रेखा का समीकरण है 7x + 5y = 46, 46 हो गया। तो ये आपका ग्राफीय निरूपण प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर लिखना क्या है कि प्रतिच्छेदन बिंदु क्या निकला, 3, 5, है ना। तो लिखना है मैं, अतः ग्राफीय निरूपण से प्राप्त रेखाएं बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए x = 3 और y = 5। x क्या हो गया, अतः एक पेंसिल का मूल्य जो है वो तुम्हारा 3 रुपया निकल गया, तथा एक कलम का कीमत या मूल्य ये आपका 5 रुपया। ग्राफीय निरूपण से प्रतिच्छेदन बिंदु का कोऑर्डिनेट ही xy का मान होता है, और वही मान जो है पेंसिल और कलम का मूल्य निकल गया। चलो ये बात समझ में आ गया होगा। आप किसी भी सवाल को ग्राफीय निरूपण में जब ले जाते हैं तो ये याद रखना है कि y का एक काल्पनिक मान x के फॉर्म में बनाना है, और एक सारणी में कम से कम 2 मान प्राप्त करना है x y का। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपातों a1/a2, ये क्या है, a1/a2 क्या है, अनुपात का मान है b1/b2 और c1/c2। मैंने बता दिया है कि ये अनुपातिक मान है, a1/a2 क्या है, x का गुणांक है, दोनों समीकरण युग्म का, है ना। तो यहाँ b1/b2 y गुणांक है और c1/c2 कांस्टेंट वैल्यू है, कि तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा जो है वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तो देखो ये भाषा जो है ये समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफीय निरूपण को व्यक्त कर रहा है। तो आपको पता होगा जो फर्स्ट केस में जाएगा, जो जिसको मैंने फर्स्ट केस बनाया है, तो जो फर्स्ट केस में समीकरण युग्म में जाएगा उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जो सेकेंड केस में जाएगा तो उसका ग्राफ समांतर रेखा होगा, और जो थर्ड केस में जाएगा वो संपाती रेखा का ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 है। इसमें देखो क्या करना है कि a1/a2 का मान निकालना, चेक करना है कि ये वैल्यू कितना दे रहा है। तो यहाँ हियर a1/a2 बराबर x का जो गुणांक बना है 5 और 7, यही 5/7 हो जाएगा। ठीक है, a1/a2 हम निकाल लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, b1/b2, इसका मान निकालना है, b1/b2 का मान निकालना है ना। तो b1/b2 क्या है, देखो b1/b2 का मान चिन्ह सहित
ये याद रखना है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। तो y गुणांक क्या है, -4/6 है। तो ये -4/6 होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये निकल गया -2/3। ठीक, तो A1/A2 और B1/B2 निकलने के बाद थोड़ा देर ठहर जाना है। क्यों ठहरना है कि क्योंकि यहाँ देखना है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू तो नहीं हो गया, क्या बराबर नहीं तो नहीं है यहाँ। तो यहाँ क्या देखा गया, हाँ बराबर नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो जब बराबर नहीं हुआ तो पहला केस में चला गया। तो पहला शर्त क्या बना है, वही लिखना है, कारण बना देना है, चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो रिजल्ट क्या आता है, क्या आता है, अब रिजल्ट में ग्राफीय निरूपण का पता चल गया होगा कि पहला केस का ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है जो एक बिंदु पर मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर अतः में क्या लिखना है, बहुत विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता है। देखो क्वेश्चन से ही उसका आंसर को संतुष्ट करना है। तो क्वेश्चन में क्या है, तो देखो यहाँ से लिखना है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। इसको ठीक से समझ लो, क्योंकि भाषा है, भाषा का ज्ञान बहुत छात्र को कम होता है, कहाँ से लिखा जाए, क्या लिखा जाए, है ना। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इसके बाद जो है एक पार्ट तुम्हारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये तो आपका ग्राफीय निरूपण हुआ। समांतर है, ग्राफीय निरूपण है, और अथवा संपाती है, ये ग्राफीय निरूपण है। इसी को रेखाएं के बाद ऐड करना है, तीन में से किसी एक को। तो जो पहला शर्त पर जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐड करना है। तो बताओ तो पूरा भाषा क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म द्वारा, हिसाब स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और इसी को हाईलाइटेड कर देना है। यही तुम्हारा आंसर हुआ कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें लग रहा है कि सभी छात्रों को ये बात आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके देखिए, हम पुनः इसको क्लियर कर देंगे। ऐसे समझ में नहीं आने का कोई कारण है तो नहीं, हमें नहीं बुझा रहा है कुछ है इसमें। अब इसमें क्या है, रोमन 2, इसमें भी उसी तरह से चेक करना है। ईयर बताओ, यहाँ A1/A2 कितना वैल्यू ले रहा है, 9/18 का, 9/18। तो ये कैंसिल होगा, तो 9 का 9, 9 दूना 18, तो ये बच गया 1/2 बना। अब B1/B2 क्या है, B1/B2 बराबर 3/6 है। काटेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2। अब A1/A2 जैसे ही B1/B2 के बराबर आ जाए तो इसका रिजल्ट कौन देगा, C1/C2 पर ये डिपेंड होगा। तो C1/C2 क्या होगा, या तो इज इक्वल टू होगा, बराबर होगा, या तो नहीं बराबर होगा। नहीं बराबर होगा तो सेकंड केस में जाएगा, बराबर अगर हो जाएगा तो थर्ड केस में जाएगा। तो बताओ C1/C2 को भी देख लेते हैं। C1/C2 बराबर 12/24, कैंसिल होगा तो 12 दूना 24, ये 1/2। क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। ये थर्ड केस, तीसरा शर्त हो गया, तीसरी स्थिति बना रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा शर्त का, कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः कहाँ से लिखा जाएगा बताओ, वहीं से, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। ठीक है, अब समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं के बाद फिर कौन सा पार्ट आएगा,
तो ग्राफ का पार्ट आएगा संपाती रेखाएं, क्योंकि तीसरा शर्त में संपाती रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं लिखा जाएगा, क्या होगा, संपाती हैं। यही संपाती है जो है ये आपका अंडरलाइन कर देना है, हाईलाइटेड कर देना है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा ये संपाती होगा, ठीक है। और तीसरा रोमन 3 है, यहाँ पर भी उसी तरह से चेक करना है कि यार यहाँ A1/A2 का वैल्यू 6/2, 6/2 कटाओ 2 तिया 6 3 हुआ। B1/B2 का मान -3 यहाँ गुणांक 1 है, -3 -1 माइनस कैंसिल हुआ, 3/1 3 हुआ। क्या ये दोनों बराबर हो गया? तो डिसीजन किस पर डिपेंड करेगा, C1/C2 पर। अब हमें C1/C2, अगर ये बराबर नहीं होता है ना, ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, तो पहला केस में ठहर जाता है, वहाँ C1/C2 का जरूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ C1/C2 देखते हैं 10/9, 10/9। तो क्या कंडीशन आया, कंडीशन आया कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो क्या केस आया, A1/A2 बराबर B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगा, सेकेंड केस है, समांतर होगा, क्योंकि एक दूसरे से नहीं मिलता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, तो समांतर रेखा में जाएगा। समांतर है, यही आपका समांतर अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये आपको रोमन 3 तक का क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो मेरा पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें, और जो नए छात्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट फिर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। आइए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, धन्यवाद।